कंचन और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि अगर किसी एक को कुछ भी होता था तो दूसरे को उसका आभास हो जाता था। उनके घर वाले भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और वो भी उनके रिश्ते को शादी के अटूट बंधन में बांध देना चाहते थे। लेकिन अभी दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और वो दोनों ही कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। कंचन और सुमित दोनों ही चाहते थे कि पहले पढ़ाई पूरी करके वह दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद ही उनकी शादी हो। इसके लिए भी उन्होंने अपने घर वालों को राजी कर लिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके सुमित एक अच्छी नौकरी की तलाश में लग गया और कंचन को भी एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी मिल गई। सुमित के पास डिग्री तो थी लेकिन उसे अभी तक अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था सुमित परेशान रहने लगा। दूसरी तरफ कंचन भी सुमित की नौकरी ना मिलने से परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी और उसके घर वालों ने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। घर वालों का कहना था कि पहले शादी कर लो फिर नौकरी ढूंढते रहना, लेकिन सुमित नहीं चाहता था कि शादी के बाद कोई उसे ये कहे कि एक बेरोजगार पति अपनी पत्नी की कमाई पर ऐश कर रहा है। एक दिन सुमित ने एक कंपनी का विज्ञापन देखा और वह इंटरव्यू देने के लिए चला गया और उसकी काबिलियत के आधार पर उसे नौकरी भी मिल गई। जब उसने यह बात अपने घर वालों को बताई तो वो लोग बहुत खुश हुए। कंचन की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो अपने और सुमित की शादी के सपने सजाने लगी। जब सुमित उससे मिलने के लिए आया तो वह बिना किसी की परवाह किए उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। जब थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं तो वह शर्मा कर अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद ही कंचन और सुमित की शादी खूब धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। उनका प्यार देखकर परिवार के सभी लोग खुश थे। कुछ दिनों बाद सुमित का दूसरे शहर में तबादला हो गया। एक बार फिर कंचन और सुमित दोनों ही मायूस हो गए थे, क्योंकि सुमित को कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छा ऑफर मिला था। वहीं दूसरी तरफ कंचन भी एक ऊंची पोस्ट पर थी और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से इतनी अच्छी नौकरियां चली जाए। कंचन ने पूरी कोशिश की कि उसका भी सुमित के शहर में ही तबादला हो जाए ताकि वो दोनों एक साथ रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर वह दिन भी आ गया जब सुमित को कंचन को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। उस दिन कंचन और सुमित एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों दोबारा जिंदगी में फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ दिनों तक तो दोनों एक दूसरों की यादों में ही खोए रहे। फोन पर बातें होती थी, लेकिन एक दूसरे को सामने ना पाकर उनकी कमी का एहसास उनके दिल को बहुत खलता था। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। वो दोनों हंसना, खाना पीना, सोना, जागना सब भूल चुके थे। उनकी ऐसी हालत देखकर घर और ऑफिस के सभी लोग परेशान थे। कंचन भी बीमार रहने लगी थी और एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि कंचन मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर कंचन बहुत खुश हो गई और उसने सुमित को फोन करके यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास होकर बोला, ठीक है कंचन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। कंचन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि सुमित ऐसा क्यों कह रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से सुमित ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसने भी ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों तक तो सुमित और कंचन की फ़ोन पर बातें होती रहीं। एक दिन सुमित ने कंचन से कहा कि अब मैं तुमसे ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। कंचन ने सुमित को समझाया कि देखो सुमित, अगर कोई गड़बड़ है तो तुम अकेले कुछ मत करना, नहीं तो वहाँ लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हो सके तो तुम वहाँ की पुलिस की मदद ले लो। सुमित ने कहा कि मैं पुलिस की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस वालों की मौजूदगी में ही हो रहा है। कंचन ने कहा कि सुमित,
वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, मुझे भी तो बताओ। और तुम किसी तरह के जंजाल में मत फंसना। हो सके तो तुम यहाँ चले आओ, छोड़ दो या नौकरी, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अपने और मेरे बारे में ना सही तो कम से कम हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। सुमित कुछ कह पाता कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई थी और उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुमित ने कंचन को फ़ोन किया और कहा कि कंचन, मुझे माफ़ कर दो। इससे पहले कंचन कुछ पूछती, सुमित रोने लगा और उसका फ़ोन कट गया। हेलो हेलो सुमित, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। कंचन ने सुमित को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन कवरेज से बाहर बता रहा था। कई बार लगाने के बाद भी जब फ़ोन नहीं लगा तो वह बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उसके पास आए और पूछने लगे कि क्या बात है कंचन, क्यों रो रही हो। कंचन ने सुमित के साथ हुई अब तक की सारी बातचीत के बारे में घर वालों को बता दिया। सुमित के पिताजी ने कहा कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। सुमित के पापा और छोटा भाई दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर घर आ जाते हैं। लेकिन कंचन को तसल्ली नहीं हुई। वह किसी अनहोनी की आशंका से बहुत घबरा रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और ना ही उसने कुछ भी खाया। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि आखिर सुमित के साथ क्या हुआ होगा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन पापा फिर पुलिस स्टेशन जाकर पूछते हैं कि सुमित का कोई पता चला, लेकिन वहाँ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए, लेकिन पुलिस को भी सुमित का कोई सुराग नहीं मिला। इधर कंचन का 6वां महीना लग चुका था और अब उसे अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसे सिर्फ सुमित का ही ख्याल आता था और वो रोने लगती थी। सब उसको समझाते कि वह सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के बारे में सोचे और अपनी सेहत पर ध्यान दे, लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन कंचन ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएगी और सुमित का पता लगाने की कोशिश करेगी। सब लोग उसका फैसला सुनकर हैरान रह गए। क्या बकवास है ये, तुम होश में तो हो कंचन, सुमित के पापा ने गुस्से में कहा। हाँ पापा, मैं पूरे होशो हवास में ही कह रही हूँ कि मुझे सुमित का पता लगाने जाना है और आप लोग भी मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कंचन अपने फैसले पर अड़ंग थी और फिर कंचन निकल पड़ी अपने सफ़र पर अपने सुमित का पता लगाने। सबसे पहले कंचन सुमित के ऑफिस गई, जहाँ से उसे उसके नए ऑफिस का पता मिल गया, जो कि दिल्ली से थोड़ी दूर जंगली एरिया में था। सबसे पहले कंचन ने वहाँ के एक प्राइवेट जासूस मिस्टर रवि वर्मा को हायर किया, जो कि उस जंगल के चप्पे चप्पे से भी अच्छी तरह वाकिफ था। फिर उसने अपने लिए एक होटल में कमरा बुक किया और उसने वर्मा के साथ मिलकर अपने केस की छानबीन शुरू की। मिस्टर वर्मा ने कंचन को कहा कि वह आराम करे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन कंचन नहीं मानी। उसे जल्द से जल्द अपने सुमित का पता लगाना था। सबसे पहले दोनों सुमित के ऑफिस गए, जहाँ वह काम करता था, लेकिन वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं था। किसी को सुमित के बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ गया। कंचन दुखी हो गई, क्योंकि एक वो जगह थी जहाँ से सुमित का पता चल सकता था, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। इधर जब तक कंचन ऑफिस के लोगों से पूछताछ कर रही थी, तब तक मिस्टर वर्मा ने पूरे ऑफिस पर एक सरसरी नज़र बड़ी ही बारीकी से दौड़ा ली थी और फिर वो दोनों बाहर आ गए। वापस होटल आकर कंचन ने मिस्टर वर्मा से कहा कि यहाँ तो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, अब कैसे पता चलेगा कि सुमित कहाँ है। मिस्टर वर्मा ने कहा कि मायूस मत होइए कंचन जी, हम सुमित जी का पता जल्द ही लगा लेंगे। अगले दिन मिस्टर वर्मा ने कंचन से कहा कि आप सुमित के ऑफिस से उनके घर का पता लगाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं अपने एक खबरी से मिलकर आता हूँ। कंचन फिर से ऑफिस गई और सुमित के घर का पता मांगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं यहाँ पर नई हूँ और पहले के सारे रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी मैम। तभी एक खूबसूरत सी लगभग कंचन की उम्र की लड़की कंचन से आकर टकरा गई। उसने उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और धीरे से कहा कि बाहर जाकर पढ़ना, और चली गई। कंचन को कुछ समझ में नहीं आया और कंचन बाहर आ गई।
बाहर आकर उसने कागज का टुकड़ा खोलकर देखा तो उसमें एक पता लिखा था और साथ में मिलने का समय भी। कंचन ने मिस्टर वर्मा को फोन करके सारी बात बता दी। उसी दिन शाम की वो दोनों उस कागज पर लिखे हुए पते और समय पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वही लड़की मिली जो सुबह कंचन से टकराई थी। उसने कंचन से कहा कि मेरा नाम रूबी है और मैं सुमित के साथ काम करती थी। सुमित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। अब समझ में आया कि वो तुम्हारी तारीफ क्यों करता था। मिस्टर वर्मा ने रूबी से पूछा कि आप सुमित को जानती हैं? तब तो आपको पता होगा कि वो कहाँ है। रूबी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि सुमित कहाँ है, पर वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। मिस्टर वर्मा और कंचन को रूबी की बातों से इतना तो पता चल गया था कि रूबी सच में सुमित के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अब सुमित का पता कैसे लगाया जाए यह समस्या अभी भी बनी हुई थी। मिस्टर वर्मा ने रूबी से सुमित के घर का पता लिया और उसे कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। हमारा सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। वापस होटल पहुंचकर मिस्टर वर्मा ने कंचन से कहा कि आप चिंता मत करिए, कल सुबह ही हम लोग सुमित के उस रूम पर जाएंगे जहां वह रहता था और कल तक मेरा खबरी भी कोई ना कोई खबर लेकर आ ही जाएगा। और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन कंचन को नींद नहीं आती। वह अपने घर फ़ोन करके सारी बातें बता देती है और उन्हें आश्वासन देती है कि सुमित का जल्द ही पता चल जाएगा। कंचन को रात भर नींद नहीं आई। वह सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर वह तैयार हो गई और मिस्टर वर्मा के आने का इंतजार करने लगी। तभी मिस्टर वर्मा आए और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें उनका खबरी मिला। उसने मिस्टर वर्मा को कुछ दिया जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और वो चला गया। मिस्टर वर्मा कंचन को उस घर में ले गए जहां सुमित रहता था। वहां कंचन ने देखा कि हर एक सामान बड़े ही सलीके से रखा हुआ था और सुमित के बेड के पास उन दोनों की फ्रेम की हुई फोटो भी रखी थी, जिसे देखकर कंचन रो पड़ी। मिस्टर वर्मा ने कंचन को शांत किया और अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने सुमित के कमरे को अच्छी तरह से देखा। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। कंचन ने अपनी और सुमित की फ्रेम की हुई फोटो अपने पास रख ली। जैसे ही वो लोग वापस जाने के लिए मुड़े कि अचानक कमरे में कुछ आकर गिरा। मिस्टर वर्मा ने देखा कि एक कागज का टुकड़ा पत्थर पर लटका फेंका गया है। उन्होंने उस कागज को उठाया तो उसमें लिखा था, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां सुमित को पहुंचाया है। जैसे ही मिस्टर वर्मा ने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने उस कागज की लिखावट को देखा तो उन्होंने कंचन से वह कागज मांगा जिसमें रूबी ने सुमित का पता लिखकर दिया था। थोड़ी देर बाद कंचन और मिस्टर वर्मा वापस होटल आ गए। मिस्टर वर्मा ने कंचन को बताया कि सुमित के गायब होने में रूबी का हाथ है। जब कंचन ने पूछा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह काम उसी का है, तो मिस्टर वर्मा ने कंचन को वह कागज का टुकड़ा दिखाया और कहा कि आप खुद ही दोनों लिखावट को मिलाकर देख लीजिए। कंचन ने देखा तो सचमुच दोनों की लिखावट एक थी। अब कंचन को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि रूबी ही वो जरिया है जो उसे सुमित तक पहुंचा सकती है। मिस्टर वर्मा ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी जेब से कुछ निकाला। कंचन ने पूछा, ये क्या है मिस्टर वर्मा, आपने मुझे बताया नहीं? तो उन्होंने कहा कि यह एक माइक्रोचिप है जो मुझे मेरे खबरी अजय ने दी थी। उस दिन आपको होटल छोड़ने के बाद मैं और मेरी खबरी अजय सुमित के घर गए थे और मैंने उसके घर की अच्छी तरह छानबीन कर ली थी। घर में तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन अजय को घर के बाहर यह माइक्रोचिप मिली और उसने यह चिप अपने पास रख ली थी जो वह कल देना भूल गया था, इसलिए मैंने उसे आज सुबह बुलाया था। देखते हैं इसमें क्या है। जब उन्होंने चिप लगाई तो उसमें एक वीडियो था जो कि खुद सुमित ने रिकॉर्ड किया था। कंचन रोने लगी। वीडियो चालू होता है। हेलो कंचन, कैसी हो? मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना खुश नहीं हो और यह भी जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी। अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा यह वीडियो मिल गया है। कंचन, मैं अपने जॉब से बहुत खुश था और जब मुझे यहाँ आने का ऑफ़र मिला तो मैं मना नहीं कर सका,
क्योंकि मुझे प्रमोशन के साथ एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज, साथ में बढ़िया फ्लैट और विदेश की ट्रिप ऑफर हुई थी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों में जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुम्हें यहाँ अपने पास रखूंगा, हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ मेरी मुलाकात रूबी से हुई, जो मेरी असिस्टेंट बनकर आई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। थोड़े समय के बाद मुझे महसूस हुआ कि रूबी मेरे करीब आना चाह रही है। वह मुझे कई तरीकों से रिझाने की कोशिश करती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि वह अपनी हद में रहे। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसने सर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वह मुझे किसी भी हालत में पा लेना चाहती थी। एक दिन उसने मुझे कॉफ़ी में नशे की दवा मिलाकर पिला दी। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें उसके साथ मेरे कुछ अतरंग दृश्य थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं हूँ, लेकिन जैसा वीडियो में था उसे देखकर इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि यह मैं नहीं हूँ। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो या वह वीडियो सबको दिखा देगी और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी। उस दिन के बाद से वह मुझे रोज़ ब्लैकमेल करने लगी और ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाने लगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार की बदनामी हो और तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बातें मानता रहा। उसने जैसा कहा मैंने वैसा किया और तुमसे झूठ बोलने के लिए भी उसने ही मुझे कहा था। यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा था। कंचन, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभा पाया और अब मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा सकूं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अलविदा माई लव, आई लव यू कंचन एंड आई एम सॉरी। और सुमित रोने लगा। वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन कंचन को बहुत गहरी चोट लगी। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमित ने जो कहा वो सच है। मिस्टर वर्मा रूबी के बारे में जानने के लिए उसके ऑफिस गए, जहाँ से उन्हें उसके गांव का पता मिला। जब उसके गांव गए तो वहाँ उन्हें रूबी के माँ बाप और एक भाई मिले। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि रूबी 5 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। वह बहुत संकी स्वभाव की लड़की थी। वह अपना दिल बहलाने के लिए नए नए लोगों को फंसाती थी और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। और जब उसका दिल भर जाता था तो वह उन्हें मार देती थी। हमेशा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। वह हमारे लिए मर चुकी है। कंचन और मिस्टर वर्मा वापस लौट आए। अगले दिन मिस्टर वर्मा की खबरी अजय ने फ़ोन करके मिस्टर वर्मा को बताया कि रूबी का पता चल गया है। वह एक लॉज में रहती है और इस समय किसी सौरभ नाम के आदमी के साथ उसकी दोस्ती है। अगले दिन मिस्टर वर्मा और कंचन पुलिस के साथ सुबह सुबह उस लॉज में पहुंच जाते हैं जहां रूबी रहती थी। रिसेप्शन से रूबी के रूम नंबर का पता चलता है और वह मौके पर ही पकड़ी गई। कंचन रूबी के पास आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, कहाँ है मेरा सुमित? तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ मुझे। तब रूबी ने बताया कि मैं सुमित से सचमुच में प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने मुझे अपनाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी। लेकिन वह तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि मेरे ब्लैकमेल करने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेरे साथ होते हुए भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया करता था, इसलिए मैंने उसको जान से मार डाला। और रूबी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगले दिन सुमित के घर वाले भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने रूबी से सुमित के शव का पता लगाया और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कराया गया। सभी लोग कंचन को लेकर वापस अपने घर आ गए। कंचन सुमित के जाने के बाद बहुत दुखी थी, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। लेकिन उसे जीना तो होगा, अपने लिए नहीं, अपने और सुमित के प्यार की निशानी उस आने वाले बच्चे के लिए जो उसके अंदर सांसें ले रहा था। उनकी जो प्रेम कहानी इस जन्म में अधूरी रह गई थी, वह अब अगले जन्म में पूरी करने की उम्मीद और सुमित की यादों के सहारे लेकर अपने कर्तव्य पालन में कंचन ने खुद को व्यस्त कर लिया और अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी और परिवार को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।